देखिए भाई, अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक जान रहे हैं वो है नेक्स्ट यूं कह सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.10, छठे चैप्टर का 10वां एग्जाम्पल है। 9 एग्जाम्पल अपन सोल्व कर चुके हैं। इस एग्जाम्पल के भी 3 भाग हैं। इसमें 3 अलग अलग ऊर्जाओं के शक्तियों के अपन को मान दे रखे, सॉरी ऊर्जाओं के मान दे रखे हैं और उनको एक से दूसरे मात्रक में क्या कर रहे हैं, वो कन्वर्ट करवा रहे हैं। कैसे हैं देखो, नंबर ए, 3 भाग हैं, तीनों भागों को अपन साथ साथ ही सोल्व करते जाएंगे। नंबर ए कह रहे हैं डीएनए के एक आबंध को, डीएनए पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्या कहा मैंने, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि डीएनए, ये डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, यूं कह रहे हैं कि डीएनए के एक आबंध या यूं कह सकते हैं एक बंध यानी कि बॉन्ड को, डीएनए के एक आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, डीएनए के एक आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10⁻⁻20 जूल। डीएनए के एक आबंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10⁻⁻20 जूल है। 10⁻⁻20 जूल है। इसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए। ये लो, पहला तो ये है नंबर ए भाग। अपन तीनों भागों को एक साथ लिखने के बजाय एक एक भाग को अपन साथ के साथ ही क्या करेंगे, सोल्व करते जाएंगे। देखो भाई, आपको इसकी जो ऊर्जा दी है इन्होंने, मैंने मान ली ऊर्जा ई है, वो है 10⁻⁻20 जूल। इसे आपको चेंज करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ध्यान रहे, जब भी आपको जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, क्योंकि अपन जान चुके हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, यानी 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल। तो देखिए, इसे मैं 1 इंटू 10⁻⁻20 मैंने कह दिया है, अपॉन में 1.6 10⁻⁻19, यानी कि ये हो जाएगा मेरे पास 1 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन में 1.6, यानी कि 0.1 अपॉन में 1.6, अर्थात 1/16, यानी कि ये वैल्यू मेरे पास जो अप्रोक्स आ जाएगी, इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये वैल्यू अप्रोक्स आएगी 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। कितनी कही मैंने, 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लगभग बोल रहा हूं मैं, 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में मेरे पास क्या आ जाएगी, ये एनर्जी आ जाएगी। यानी कि डीएनए के एक आबंध को तोड़ने के लिए 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की क्या होती है, अपन को आवश्यकता होती है। नंबर बी देखो भाई, बी भाग में ये क्या कह रहे हैं, वायु के एक अणु की गतिज ऊर्जा, वायु के एक अणु की गतिज ऊर्जा, वायु के एक अणु की गतिज ऊर्जा, ये कह रहे हैं 10⁻⁻21 जूल है, -21 जूल है। इसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहां कैपिटल वी है वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, इसका मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए। ये लो, ये क्वेश्चन है। चलो इसे भी सोल्व करते हैं। मैंने मान ली गति ऊर्जा E है, तो ये 1 इंटू 10⁻⁻21 जूल हुई।
वही तरीका इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको जूल में चेंज करना है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश का भाग दे देंगे आप, ये लो 1.6 10⁻⁻⁹ और ये चेंज हो गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इससे आप सोल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 0.006 इलेक्ट्रॉन, एक जीरो और बढ़ जाएगी, बस ये फर्क आएगा। देख लो 0.00, ये तो कह रहा हूँ 0.006 के रूप में बदल जाएगी। तो देखो भाई वायु के अणु की भी अपन ने ऊर्जा निकाल ली है जो इस क्वेश्चन में दी थी अपन ने 0.006। आगे और डिजिट लेना चाहे तो एक 2 और ले दो, बस इतना सा चेंज अपन कर सकते हैं। ये लो बस इतना सा है। नंबर सी, तीसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो क्या कह रहे हैं, किसी वयस्क मानव का दैनिक आहार किसी वयस्क मानव का दैनिक आहार, किसी वयस्क मानव का दैनिक आहार 10⁻7 जूल है। 10⁻7 क्या है, जूल है। इसका मान किलो कैलोरी में बताइए। ध्यान रहे, आप गौर कीजिए, आप जो डाइट प्लान है या कुछ भी हो उसमें लिखा रहता है किलो कैलोरी या कैलोरी के फॉर्म में लिखा रहता है, जबकि मान क्या है, जूल के अंदर। जब भी आपको जूल को कैलोरी में चेंज करना हो तो उसे 4.2 से डिवाइड कीजिए, गुणा भाग कर दीजिए, उसे 4.2 से डिवाइड कर दीजिए। और जब कैलोरी को जूल में चेंज करना हो, कैलोरी दे रखा तो उसे 4.2 से मल्टीप्लाई, वैसे ये वैल्यू 4.18 होती है जिसे अपन 4.2 कैलकुलेशन की सुविधा के लिए अपन ले लेते हैं। तो देखिएगा, देखते हैं क्वेश्चन को, इसमें कितनी एनर्जी दी है भाई, 10⁻7 जूल। तो मैं इसे ले सकता हूं 10⁻7 अपॉन में 4.2, जूल की जगह अभी क्या बदल गया है भाई, कैलोरी में। लेकिन पूछा किस में है, किलो कैलोरी में, यानी कि किलो का मतलब 10⁻3 और ले लो, तो ये अब बदल गया है किलो कैलोरी के अंदर। अब देखिएगा, इसे अगर अपन सोल्व करते हैं तो यहां ये जो वैल्यू आती है अप्रॉक्स, वो आएगी 2400 किलो कैलोरी। कैसे आएगी, देखो पावर 4 रह जाएगी ना ये, चलो एक स्टेप बढ़ा ही लेते हैं अपन, यह हो जाएगी 10⁻⁴ और यहां रह गया है 4.2, डिवाइड कीजिए तो ये अप्रॉक्स जो वैल्यू मेरे पास बन जाएगी वो है 2400 किलो कैलोरी। 2400 किलो कैलोरी इतनी। ये लो, एक सिंपल क्वेश्चन था जिसको कि अपन ने सोल्व कर लिया है। केवल इसमें मात्रकों का रूपांतरण ही था, बाकी ऐसा कुछ विशेष इस क्वेश्चन में था नहीं, केवल जो यूनिट दे रखी थी उसी को अपन को क्या करना था, चेंज करना था। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो अपनी बुक में दे रखा है कंटेंट्स, वो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ध्यान रहे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी अपन ने पढ़ा है, लेकिन उसके लिए संरक्षी बल आवश्यक था, जबकि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत संरक्षी बल असंरक्षी बल का कोई महत्व नहीं है, ऊर्जा का केवल क्या है, रूपांतरण है। यानी ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का क्या है, सिद्धांत है। आप एग्जाम्पल नंबर 6.10 को नोट कीजिए। देखिएगा भाई, नेक्स्ट अपन टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत।
यह सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, वह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। देखिए, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है। न ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है। यह एक रूप से, यह एक रूप से दूसरे रूप में यह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है, यह एक रूप से, अपन ऊर्जा के अलग रूप पढ़ ही लिए, दूसरे रूप में रूपांतरित की जा सकती है, अर्थात कुल ऊर्जा नियत रहती है। अर्थात कुल ऊर्जा नियत रहती है। और यही क्या है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ये लो भाई, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी अपन ने जान लिया। अब अपन इसके कुछ उदाहरण देखें कि कहां कहां किस किस ऊर्जा का परस्पर रूपांतरण हो रहा है। तो देखिएगा, ऊर्जा के रूपांतरण के उदाहरण अपन देखें, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण मैंने किसमें कहा? यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा का भी तो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है भाई। यांत्रिक ऊर्जा का भी विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो सकता है। तो देखिए भाई, कहां पर यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत का यांत्रिक में रूपांतरण होता है, वो एग्जांपल देखें। विद्युत जो मोटर होती है, वो विद्युत ऊर्जा को कैसे बदलती है? यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन जो जनरेटर होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को कैसे बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। ये लो भाई, एक क्लियर हो गया ऊर्जा के रूपांतरण का। फिर अपन बात करें विद्युत ऊर्जा की। फिर आगे देखो, विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण अपन देखें किसके रूप में? प्रकाश का। इसका मतलब प्रकाश भी विद्युत ऊर्जा के रूप में बदली जा सकती है। तो देखो भाई, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? बल्ब, विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट। लेकिन प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल दे ऐसी युक्ति, वो है फोटो सेल, प्रकाश विद्युत सेल जिसे अपन बोलते हैं। ये लो, फोटो सेल की सहायता से विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो यहां देखें आप, ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है, ऊर्जा का एक से दूसरे रूप में क्या हो रहा है? रूपांतरण हो रहा है। विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा बदल रही है विद्युत मोटर की सहायता से। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलती है जनरेटर की सहायता से, जिसे अपन जनित्र या डायनेमो भी बोलते हैं। जनरेटर को क्या बोलते हैं? जनित्र या डायनेमो। विद्युत ऊर्जा प्रकाश में बदलती है बल्ब में, और प्रकाश चेंज होता है विद्युत ऊर्जा में फोटो सेल की सहायता से।
अब अपन कुछ एग्जांपल्स और अपन इसके देखते हैं। देखिए भी नेक्स्ट अपन देख रहे हैं लाइट वाला देख लिया। अब बात करें अपन केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी में रूपांतरण, यानी कि रासायनिक ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा को ये किस में चेंज हो रही है भाई? विद्युत ऊर्जा में। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा भी रासायनिक ऊर्जा में बदल सकती है। विद्युत ऊर्जा इसको चेंज करें अपन किस में? रासायनिक ऊर्जा में। तो देखो भाई, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होती है सेल की सहायता से, जिसे अपन विद्युत सेल या ड्राई सेल जो भी कहते हैं। जो सेल होते हैं अपने बैटरी सेल, उनमें रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज होती है? विद्युत ऊर्जा में। फिर बात करें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, तो वो है वोल्टामीटर। ध्यान रहे मैं लिख रहा हूं वोल्टामीटर, ने कि वोल्टमीटर। एक देखो दो शब्द हैं, ये तो मैं लिख रहा हूं वोल्टामीटर, एक होता है वोल्टमीटर। ये जो वोल्टामीटर है ये तो विद्युत अपघटन में काम आता है, जल के विद्युत अपघटन में प्रयुक्त होता है, और ये रासायनिक ऊर्जा को, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और ये जो वोल्टमीटर होता है ये विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का मापन करता है। ये थोड़ा सा अंतर आप याद रखना कि वोल्टामीटर और वोल्टमीटर में क्या डिफरेंस है, ये अपन से गलती ना हो जाए। तो देखो मैंने यहां पर क्या लिखा है? उपकरण वोल्टामीटर लिखा है, आप गौर करेंगे तो देखो यहां ये एनर्जी ये चेंज हो गई। फिर अगले रूपांतरण की बात करें, इलेक्ट्रिक एनर्जी थर्मो एनर्जी के अंदर चेंज हो रही हो, यानी कि विद्युत ऊर्जा तापीय ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा चेंज हो जाए किसमें? तापीय ऊर्जा में। थर्मो एनर्जी में, या इसका उल्टा भी कह दें अपन, तापीय जो ऊर्जा है वो चेंज हो जाए विद्युत ऊर्जा में। तो किस किस उपकरण द्वारा ऐसा होता है, ये एक इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देखो विद्युत ऊर्जा तापीय ऊर्जा में जो चेंज होती है वो होती है हीटर के द्वारा। और भी कई साधन हैं, लेकिन ये ध्यान रखना तापीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है वो होती है थर्मोपाइल कपल से। थर्मोपाइल कपल यानी कि ताप विद्युत पुंज। ताप विद्युत जो पुंज होता है वो क्या करता है? तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या करता है? चेंज करता है। या थर्मो कपल भी कह सकते हैं, थर्मोपाइल कपल कह दें, या इसे ताप विद्युत पुंज कह दें आप सीधा। ये लो मैं इसे ताप विद्युत पुंज लिख देता हूं। ताप विद्युत पुंज, इसकी सहायता से। फिर देखो यहां तक अपन ने देख लिया है। फिर अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी की साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्जन, यानी कि विद्युत ऊर्जा, और यहां आप ले लें ध्वनि ऊर्जा यानी कि साउंड एनर्जी। भाई ये भी तो ऊर्जा का एक रूप है। फिर अपन ले लें अगला एग्जाम्पल कि भाई ध्वनि ऊर्जा को चेंज किया जा सके किसमें? विद्युत ऊर्जा में।
तो देखो भाई, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करने का जो कार्य करते हैं, एक तो विद्युत घंटी और एक लाउड स्पीकर। विद्युत घंटी ये भी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करती है, और दूसरा एक है लाउड स्पीकर, ये भी यही कार्य करता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा के रूप में चेंज करता है। फिर अगर एग्जांपल आ जाए कि साउंड एनर्जी को, भाई इलेक्ट्रिक एनर्जी कर दी, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने वाली युक्ति का क्या नाम है, तो वहां अपन काम में लेंगे माइक्रोफोन। ये ऐसी टॉपिक है जो कि जनरल साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां आपके बहुत काम आता है। चलो एक एग्जांपल और ले लें अपन, लाइट का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन और केमिकल एनर्जी का लाइट के रूप में कन्वर्जन। देखो, प्रकाश रासायनिक ऊर्जा के रूप में चेंज हो रहा हो, और एक ऐसा जहां पर रासायनिक ऊर्जा प्रकाश के रूप में चेंज हो रही हो। तो ऐसे एग्जाम्पल देखो, प्रकाश रासायनिक ऊर्जा के रूप में चेंज होता है फोटोग्राफिक प्लेट पर। फोटोग्राफिक प्लेट पर। और रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में चेंज होती है विद्युत टॉर्च में। भाई टॉर्च में क्या करते हैं अपन, उसमें एक सेल काम में लेते हैं, और सेल से अपन क्या करते हैं, प्रकाश प्राप्त करते हैं टॉर्च के अंदर। तो यहां अपन ने पढ़ लिया है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। फिर उस ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित कुछ एग्जाम्पल अपन ने पढ़ लिए हैं, और यह भी साथ साथ ही जान लिया है कि कौन सा उपकरण किस ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में क्या करता है, रूपांतरित करता है। ये आप इसे एक बार नोट कर लें। फिर अब अपन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है शक्ति। ध्यान रहे, जैसे कोयला है, कोयला रासायनिक ऊर्जा, जब कोयला जलता है, कोयला जब जलता है तो वहां रासायनिक ऊर्जा जो है वो चेंज होती है उसमें ऊर्जा के रूप में। रासायनिक ऊर्जा किसमें चेंज होती है, उसमें ऊर्जा के रूप में। तो यहां अपन ने ऊर्जा के अलग अलग रूपांतरण अपन ने जान लिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन जो समझने अब जा रहे हैं वो है शक्ति, यानी कि पावर। देखिए भाई, शक्ति की अभिधारणा की अपन को आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले अपन इस पे विचार करें। तो आप गौर कीजिएगा, अगर एक व्यक्ति 5 जूल कार्य कर रहा है, दूसरा व्यक्ति भी 5 जूल कार्य कर रहा है, तो अपन कैसे मापन करें कि किसकी शक्ति ज्यादा है। तो यहां अपन को शक्ति जैसी एक राशि की आवश्यकता पड़ी, यानी जो व्यक्ति समान कार्य को या समान ऊर्जा को कम समय में प्रोड्यूस कर रहा है या कम समय के अंदर किसी कार्य को कर रहा है, कोई व्यक्ति समान कार्य अगर समान समय में, ये भिन्न समय में कर रहे हैं, तो जो कम समय में कर रहा है उसकी शक्ति क्या है, ज्यादा है। यानी 5 जूल कार्य व्यक्ति ए ने किया, 5 जूल कार्य व्यक्ति बी ने किया, लेकिन व्यक्ति ए ने उसे 2 सेकंड में किया और व्यक्ति बी ने उसे 1 सेकंड में किया। तो जिसने कम समय में किया उसकी शक्ति क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही पावर है। तो शक्ति हुई क्या, कार्य करने की दर या इकाई समय में किए गए कार्य को अपन क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो देखिए, शक्ति यानी कि पावर, सबसे पहले अपन इसकी परिभाषा लिखें। इकाई समय में किए गए कार्य या इकाई समय में किए गए कार्य या
कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इकाई समय में किए गए कार्य या कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसका मतलब शक्ति इज इक्वल टू क्या हुआ? तो देखो शक्ति का फॉर्मूला हो गया, अतः शक्ति इज इक्वल टू हो गया है कार्य बटा समय, क्योंकि इकाई समय में किए गए कार्य करने की दर को अपन क्या कहते हैं? शक्ति। अब शक्ति का मापन दो प्रकार से किया जाता है। एक तो किया जाता है औसत शक्ति के रूप में और एक किया जाता है ताक्षणिक शक्ति के रूप में। तो देखिए शक्ति की गणना मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है। मुख्यतः दो प्रकार से की जाती है। कौन कौन से दो प्रकार हैं? देखो नंबर ए ले लेता हूं मैं औसत शक्ति के रूप में। औसत शक्ति के रूप में देखिए भाई, औसत शक्ति के रूप में अपन कैसे लेंगे? पी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू अपॉन में डेल्टा टी। ये क्या बन गई मेरे पास? औसत शक्ति, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? W2 माइनस W1 अपॉन में T2 माइनस T1। ये मेरे पास औसत शक्ति आ गई। नंबर बी में इसकी गणना करता हूं ताक्षणिक शक्ति के रूप में। देखो भाई, ताक्षणिक शक्ति में क्या है? अगर औसत शक्ति का अपन सीमांत मान ले जबकि समय शून्य की ओर अग्रसर हो, तो ये किस में बदल जाएगी? ताक्षणिक शक्ति के रूप में। ये क्या कह सकता हूं? औसत शक्ति का सीमांत मान। यूं आप कह दें, आप सिंपल औसत शक्ति का सीमांत मान जबकि समय शून्य की ओर अग्रसर हो। जबकि समय शून्य की ओर अग्रसर हो, यही हो कह सकते हैं किसी क्षण शक्ति जो शक्ति होगी वही कैसी होगी? ताक्षणिक शक्ति होगी। यानी कि ताक्षणिक शक्ति को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो देखिए मैं यूं कह सकता हूं P इज इक्वल टू, यहां देखो आप ले लीजिए लिमिट डेल्टा टी, यानी कि क्या कहा मैंने? समय शून्य की ओर क्या है? अग्रसर है। तो ये किस में लिखा जाएगा? dw अपॉन में dt के रूप में। तो ये हो गई है ताक्षणिक शक्ति P इज इक्वल टू dw अपॉन में dt। यहां मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया है ताक्षणिक शक्ति का। अब जरा इस फॉर्मूले से मैं कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की अपन कुछ बातें इसमें करेंगे। आप ये फॉर्मूला एक बार यहां तक नोट कीजिए, P इज इक्वल टू dw अपॉन dt। इससे देखो साफ स्पष्ट हो रहा है कि अगर कार्य और समय में अगर मैं ग्राफ खींचूं तो उस ग्राफ की जो ढाल होगी, उस ग्राफ की यानी कार्य समय वक्र की जो ढाल होगी वो ताक्षणिक शक्ति को क्या करेगी? दर्शाएगी। देखिए भाई मेरे पास क्या फॉर्मूला आया है? P इज इक्वल टू dw अपॉन में dt। तो ये समीकरण मेरे पास क्या कहती है? देखो ध्यान रखना, अपन ने तीसरे चैप्टर में चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी ग्राफ वाली। तो यहां मैं यूं कह सकता हूं
कि कार्य समय वक्र का ढाल, कार्य समय वक्र का ढाल, वक्र का ढाल ताक्षणिक शक्ति को दर्शाता है। ये लो भाई, कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर देखो मैं अगर ग्राफ लेता हूं इस एक्सिस पर टी को, इस एक्सिस पर मैं डब्ल्यू को, यानी इधर समय को और इधर किसको ले रहा हूं मैं, ये समय को और इधर कार्य को, इसमें अगर ग्राफ लेता हूं और ये कोण थीटा है, तो जो शक्ति होगी P, यानी इसके लिए जो मेरे पास शक्ति होगी, या यूं कह सकता हूं मैं इसकी अगर प्रवणता निकालूं इस ग्राफ की, देखो प्रवणता, ढाल, यानी प्रवणता से तात्पर्य मेरा क्या होगा, ढाल, प्रवणता कह दूं या ढाल कह दूं, यानी कि tan थीटा, लंब बटे आधार, लंब ये वाली साइड यानी कि W, और आधार यानी कि मेरे पास क्या आ गया भाई, समय आ गया। यानी कि मैं अगर ये देखता हूं तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, dw अपॉन में dt इज इक्वल टू क्या बन गया, P। अब देखो P इज इक्वल टू dw अपॉन में dt आ रहा है, इसी से मैं अगर देखना चाहूं तो dw इज इक्वल टू क्या हो गया है, P dt, या W इज इक्वल टू आप समाकलन कर दीजिए P dt। तो अपने आप स्पष्ट हो गया कि अगर शक्ति और समय में मैं ग्राफ खींचूं तो इससे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा वो किसको दर्शाएगा, कार्य को दर्शाएगा। कहने का तात्पर्य यह है, ये देखो भाई, अगर मैं यहाँ P को और यहाँ अगर मैं T को लूं, और अगर सपोज करो ये ग्राफ यूं आ रहा है, तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का ये जो एरिया होगा, ये एरिया किसको दर्शाएगा, कार्य को दर्शाएगा। तो क्या कह सकता हूं, शक्ति समय, देखिए शक्ति समय वक्र से घिरा क्षेत्रफल, शक्ति समय वक्र से घिरा क्षेत्रफल, वक्र से घिरा क्षेत्रफल कार्य के बराबर होता है। घिरा क्षेत्रफल क्या होता है, कार्य के बराबर। तो यहां अपन ने शक्ति के कुछ पॉइंट अपन ने जान लिए। अब कुछ विशेष पॉइंटों की अपन विशेष चर्चा और करेंगे, यानी कुछ विशेष बिंदु और अपन जान लें जो कि अपन को न्यूमेरिकल्स, जो एनसीईआरटी की जो अपनी बुक है, उस एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चनों को सोल्व करने में अपनी क्या करेगी, वो मदद करेगी। इसलिए देखो उन कॉन्सेप्ट को और अपन थोड़ा सा जान लें, ये आप एक बार नोट करें ताकि उन तथ्यों को जाने, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अपन शक्ति में ही पढ़ रहे हैं। कैसे क्या तथ्य हैं, वहां अपने जब न्यूमेरिकल हल करेंगे तब वहां अपन को इस चीज की बहुत ही अच्छी क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो देखिएगा, शक्ति संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ये अपन को सवाल हल करने में क्या होगी, मदद देंगे। देखो कैसे कैसे तथ्य। नंबर 1, आपके पास क्या फॉर्मूला आया है, P इज इक्वल टू dw अपॉन में dt। कार्य करने की दर को अपन ने क्या कहा, शक्ति कहा। भाई ताक्षणिक शक्ति यही थी। अब देखिएगा अपन ये तथ्य निकाल रहे हैं, एक तरह फॉर्मूले बन रहे हैं छोटे छोटे से। अब देखिएगा, चूंकि W इज इक्वल टू क्या होता है, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, यानी बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल। तो देखिए P इज इक्वल टू D अपॉन में dt, तो ये हो गया F वेक्टर डॉट S वेक्टर। अगर बल नियत हो तो देखो
नियत बल के लिए, यानी बल को अपन इससे बाहर कर दें तो ये समीकरण कुछ इस तरह से लिखी जा सकती है। P इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर अपॉन में डी टी। अब देखिएगा, चूंकि डी एस वेक्टर अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या होता है, वी वेक्टर, विस्थापन में परिवर्तन की दर, इसलिए P इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल है शक्ति यानी बल और वेग का, तो कैसी राशि हुई, अदिश राशि, एफ वी कॉस थीटा। ये लो, एक शक्ति के लिए फॉर्मूला यहां गया, यहां पर थीटा क्या है, एफ और वी के मध्य का क्या है, कोण है। नंबर सेकंड तथ्य देखो, एक एक कॉन्सेप्ट की अपन बातें कर रहे हैं। परिवर्तनशील द्रव्यमान वाला कोई निकाय हो, यानी ऐसा निकाय जिसका द्रव्यमान बदल रहा हो, तो देखो परिवर्तनशील द्रव्यमान वाले निकाय के लिए, परिवर्तनशील द्रव्यमान वाले निकाय के लिए, अगर परिवर्तनशील द्रव्यमान वाला कोई निकाय है तो आप गौर कीजिए, उसके लिए मैंने बल का क्या फॉर्मूला लिया था, याद कीजिए, F इज इक्वल टू क्या था, dP अपॉन में dt। ध्यान रखना यहां पर स्मॉल p संवेग को शो करता है, कैपिटल P किसको शो कर रहा है, पावर को, यानी कि शक्ति को। दोनों में फर्क है, ये संवेग है और वो क्या है, शक्ति है। अब देखिएगा मैं इसी को आगे कैसे लिख रहा हूं, संवेग का मतलब द्रव्यमान इंटू वेग। अब यहां द्रव्यमान भी वेरी कर रहा है और वेग भी वेरी, अगर दोनों ही अगर चेंज हो रहे हैं तो आप ऐसी स्थिति में बल को आप कैसा लेंगे, अवकलन कैसे करेंगे, एक को नियत मानते हुए एक का अवकलन करेंगे और इनके मध्य प्लस का क्या करेंगे, अपन साइन लगा देंगे, प्लस का चिन्ह इनके बीच में लग जाएगा, यानी कि इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास m, पहले m को नियत कर लिया, वेग का अवकलन हो गया, m dv अपॉन dt, प्लस मैंने क्या किया, v को नियत कर लिया और ये हो गया है dm अपॉन में dt। ये लो भाई, ये मेरे पास बल का सूत्र आता था। ध्यान कीजिए, अपन ने पिछले चैप्टर में ये चीज पढ़ी थी, न्यूटन का गति का जब द्वितीय नियम पढ़ा था। अब यहां गौर करें, अगर वेग नियत हो, भाई द्रव्यमान तो चेंज हो रहा है, वेग कैसा हो, नियत हो, तो देखो v के नियत होने पर, भाई इसमें दो संभावनाएं पढ़ी थी आपने, याद हो तो, एक तो पढ़ा था जब द्रव्यमान नियत हो और एक जब क्या हो, वेग नियत हो। तो यहां मैं वेग नियत वाला कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूं। वेग नियत होने पर, वेग अगर नियत है तो dv अपॉन dt ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया, और अगर द्रव्यमान नियत है तो ये जीरो हो जाएगा। तो वेग नियत होने पर F इज इक्वल टू क्या रह जाएगा मेरे पास, v dm अपॉन में dt, ये मेरे पास बल आ जाएगा। अगर ऐसा है तो देखिएगा शक्ति का फॉर्मूला क्या है, इसलिए P इज इक्वल टू एफ वी से, बल और वेग एक ही दिशा में हो तो P इज इक्वल टू एफ की वैल्यू v dm अपॉन में dt इंटू v, तो ये लो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर dm अपॉन में dt। ये फॉर्मूला आपके उसमें क्या करेगा, काम करेगा। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर dm अपॉन में dt। इस फॉर्मूले को अपन शक्ति के इस फॉर्मूले को वहां क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अगर वेग को नियत दे रखा हो तो। यहां तक की चीज अपने पास ये क्या हो गई है, क्लियर हो गई है। अब देखिए इसी में फिर आगे अपन और बढ़ सकते हैं। यदि अगर किसी मशीन गन से, तीसरा पॉइंट मैं यहां ले लूं, अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दे कि यदि एक मशीन गन से स्मॉल m द्रव्यमान तथा स्मॉल v वेग की गोलियां n संख्या में रिलीज हो रही हैं तो उसकी शक्ति कितनी है। तो देखिए इस पॉइंट को भी, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है जो मैं पॉइंट यहां ऐड कर रहा हूं, यानी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के नाम से शक्ति के, उसमें मैं तीसरा जो पॉइंट लिखने जा रहा हूं वो ये कह रहा हूं, यदि एक मशीन गन से स्मॉल m द्रव्यमान तथा स्मॉल v
स्मॉल m द्रव्यमान तथा स्मॉल v वेग। यदि एक मशीन गन से स्मॉल m द्रव्यमान तथा स्मॉल v वेग की स्मॉल n गोलियां यानी कि बुलेट्स, स्मॉल n गोलियां प्रति सेकंड की दर से दागी जाए, गोलियां प्रति सेकंड की दर से दागी यानी कि फायर की जाए, प्रति सेकंड की दर से दागी जाए यानी फायर की जाती है की दर से दागी जाती है। n गोलियां प्रति सेकंड की दर से क्या होती है, दागी जाती है। तो उसकी शक्ति देखिए P इज इक्वल टू ये होगी हाफ एम एन वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला सीधा यूज हो जाएगा। तो उसकी शक्ति P इज इक्वल टू हाफ एम एन वी स्क्वायर होगी। तीन कॉन्सेप्ट अपन ने इसके जान लिए हैं और क्या है समझ लिए हैं। शक्ति है क्या ये जान लिया। अब अपन इसके 2 पॉइंट्स और जान लेंगे या 1 पॉइंट और जान सकते हैं, वो अगर नहीं लिखें तो भी चल सकता है। लेकिन अपन पिछले चैप्टर में एक क्वेश्चन किया था, याद कीजिए, किसी दीवार के ऊपर पानी गिर रहा है तो उससे कारण दीवार पर लगने वाला बल का जो फॉर्मूला आया था, किसी पाइप से पानी गिर रहा था, न्यूमेरिकल किया था अपने क्वेश्चन पिछले चैप्टर में। तो दीवार पर लगने वाले बल का जो फॉर्मूला आया था F इज इक्वल टू ए वी का स्क्वायर इंटू रो। रो यहां पर उस द्रव का क्या था, घनत्व था। F इज इक्वल टू ए वी का स्क्वायर रो। तो यहां अपन इस कॉन्सेप्ट को लिख करके फिर शक्ति पर आधारित जो अपनी बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर वो जो दे रखा है वो है 6.11, उसको अपन सोल्व करेंगे। फिर शक्ति के जो मात्रक है उस एग्जाम्पल को सोल्व करने से पहले शक्ति के मात्रकों की चर्चा करेंगे कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, अश्व शक्ति या हॉर्स पावर होता है, उनको भी अपन समझेंगे। फिर एग्जाम्पल सोल्व करने के बाद लास्ट टॉपिक अपने पास इस चैप्टर का बचेगा, वो है संघटन यानी कि टक्कर। एक बार आप इसे नोट करें, एज इट ऐसे कैसे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों में अपन ने 3 तथ्य जान लिए हैं, 4 तथ्यों की अपन बातें करेंगे बस। फिर अपना शक्ति का जो टॉपिक है वो भी वेल अपडेट अपना कंप्लीट हो गया है, ताकि अपन को न्यूमेरिकल्स हल करने में सुविधा हो। ध्यान रखना 2 न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं अनसोल्ड जो अपने उस चौथे कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होंगे और बहुत ही आसानी से अपन उन क्वेश्चन को क्या है सोल्व कर पाएंगे।